अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। ट्रंप की शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान किया जाए तो वो बैक वक्त मुनफरिद, मकबूल और मुतनाज़ शख्सियत हैं। ट्रंप ने अमेरिका में सियासत करने, इलेक्शन लड़ने और हुकूमत करने के अंदाज को ही बदल डाला और उनके करीबी साथी भी नहीं जानते कि वो अगले लम्हे क्या फैसला कर बैठेंगे। उनके दौर में ही उनकी शख्सियत के खिलाफ किताबें भी लिखी गईं। अमेरिका के कई सुदूर की तरह उनके साथ एक दो नहीं दर्जनों ऐसे स्कैंडल्स वाबस्ता हैं जिनमें से हर एक किसी भी दूसरे सियासतदान का करियर जलाकर राख कर देता, मगर अमेरिकी वोटर्स की अक्सरियत इन स्कैंडल्स को खातिर में नहीं लाई। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 की तरह इस मर्तबा भी अमेरिका फर्स्ट, एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी वॉर, अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग की वापसी के नारे लगाए। 2016 की तरह इस बार भी मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 4 अल्फाज की बुनियाद पर ही ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस के मकीन बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने के बाद अपने ख्यालात और पॉलिसीज अमरीकी अवाम तक पहुंचाने के लिए रवायती रास्तों के बजाय एक्स यानी ट्विटर का इस्तेमाल किया और एक्स पर ही अपने बयानात से गैर मुल्की रहनुमाओं के साथ खुले टकराव की सूरत हाल भी पैदा की। उन्होंने अपने दौर में बड़े तिजारती मुआहिदों से निकलने, 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से सफ़र पर पाबंदी, सख्त इमिग्रेशन कवायद, चीन के साथ तिजारती जंग, रिकॉर्ड टैक्स कटौतियां नाफिज करना, ईरान पर फिर से पाबंदियां, यरूशलेम को इजरायली दारुल-हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने, अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करवाना, यूरोप को अमेरिका पर इंहिसार कम करने के मशवरे देना, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन से मुलाकात और भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने जैसे इक़दाम किए थे। ट्रंप ने अमरीकी अदलिया में अहम तब्दीलियां भी की। फौजी बजट में इजाफा, सरहदी सिक्योरिटी को सख्त करना और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स भी उनकी पॉलिसीज में शामिल रहे। अमरीका में कोरोना वबा से होने वाली तबाही की वजह से ट्रंप को सख्त तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ी। ट्रंप की इस जीत के बाद अब अहम सवाल यही है कि क्या ट्रंप का दौर उनके गुज़िश्ता दौर की पॉलिसीज का ही तसलसल होगा। ट्रंप को खारिजा महाज पर चीन की उभरती ताकत, रूस यूक्रेन जंग, गाजा जंग जैसे बड़े इशूज का सामना है। अमेरिका भले ही सुपर पावर हो मगर उसको बहुत से दाखिली मसाइल का भी सामना है। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 4.1% है। 2023 में 36.8 मिलियन अमरीकी गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस साल सितंबर तक अमरीका में गन शूटिंग के 385 वाकयात हुए हैं। नौजवानों में ड्रग्स लेने का रुझान बढ़ रहा है, जबकि अमरीका में नस्ली और लिसानी तफरीक भी मौजूद है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिकन ड्रीम के तस्वुर को जिंदा कर पाएंगे या फिर उनके दौर में अमेरिकन ड्रीम को मजीद नुकसान होगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद, हमाद गजनवी और ख़ास तौर पर वाशिंगटन से हमें फैज़ रहमान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इसी सवाल से। पॉपुलिस्ट ट्रंप फिर अमेरिका के सदर मुंतखब, अमेरिकन ड्रीम की जीत हुई या हार? शहजाद चौधरी साहब, जिस मामले पर पूरी दुनिया ने नज़र लगा रखी थी, बहुत से नहीं चाहते थे और बहुत से चाहते थे ये हो, ट्रंप आ गए हैं और वो स्विंग स्टेट्स कहीं ना कहीं उनका ट्रंप कार्ड भी साबित हुई। अमेरिकन ड्रीम की तरफ बढ़ेंगे या नुकसान देंगे? मेरा ख्याल अमेरिकन ड्रीम किसकी? अमेरिकन ड्रीम रूरल अमेरिका की अमेरिकन ड्रीम, जहां पर के उन लोगों का, बॉसों का ख्याल है कि उनका उस तरीके से ध्यान नहीं किया गया जिस तरीके से कि बाकी जो अमेरिका में बड़े शहरों में रहने वाले या ईस्ट कोस्ट के वेस्ट कोस्ट के लोग हैं। मेरा ख्याल है उनके लिए तो शायद अमेरिकन ड्रीम की एक जो वादा है उसकी किसी हद तक तलाफी या उसकी तरफ जाने का एक तरीका हो सकता है। एक अमेरिकन ड्रीम उन लोगों की भी है जो कि अपने साहिल छोड़ के वहाँ पे जाके आबाद होते हैं, तारकीन हैं और वहाँ पे इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहाँ पे एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो ट्रंप की जो पॉलिसी, जो बड़ी क्लियर पॉलिसी, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ तो नहीं कहा जा सकता बल्कि एंटी इमिग्रेंट आपने जिक्र किया, उसकी वजह यह है कि वो जिस तरीके से इलीगल लोग आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उसको रोकने का जो उनका एक सोच है, उसके ऊपर कुछ हिस्सा उन्होंने दीवार का बनाया मेक्सिको के बॉर्डर के साथ। क्या उसको और किस तरीके से सख्त करेंगे, बढ़ाएंगे? उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलीगल है मैं उन सबको निकाल दूंगा। डेमोक्रेट्स का रवैया थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ होता है, वो ज़्यादा टॉलरेंट है इमिग्रेंट्स के बारे में। इकोनॉमी के बारे में अलबत्ता उनकी सोच को रिफाइन होना होगा, क्योंकि उनका ख्याल कि मैं चीन को 60 से 70% प्रोडक्ट से ऊपर टैरिफ कर दूंगा, 60% कर दूंगा, 70% कर दूंगा। और चीन का जिस किस्म का ताल्लुक और जिस किस्म का रिलेशनशिप उनकी अपनी ट्रेड के साथ है और दुनिया बाकी के साथ है, क्या ये एक ग्लोबल रिसेशन को की तरफ जाएगा? और अगर ऐसी बात होती है तो क्या अमेरिका उस ग्लोबल रिसेशन से बच पाएगा? ये वो चीज़ें हैं जो कि वो वादे जो कि ट्रंप ने किए
वो क्या उनको पूरा कर पाएंगे, वो अमेरिकन ड्रीम जो कि उन्होंने अपने लोगों को, अपने वोटर्स के लिए की। तीसरी बात, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो अपनी शख्सियत को तो बदल नहीं पाएंगे। वो वही ट्रंप होंगे जो कि पिछले दौर में थे। अलबत्ता क्या उनकी टीम इतनी डिसिप्लिन होगी? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी कैंपेन बहुत डिसिप्लिन थी, यानी कि पसे पर्दा जो काम करने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो एडवाइजर्स हैं, वो इतने पुख्ता हों और इतने अच्छे हों कि वो ट्रंप को उसकी जहां पर एक्सट्रीम कोई पोजीशन आती है उसको वहां से हटा के उस तरफ लेके आए जहां पर दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए और फिर दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा होना हो। इसमें कोई शक नहीं कि जंगों की कैफियत में तब्दीली थोड़ी सी आपको जरूर देखने को मिलेगी। मेरा ख्याल है कि जो यूक्रेन वाली जंग है उसके अंदर कोई जल्दी इख्तिताम की पॉसिबिलिटी नजर आती है, भले वो जिस कीमत पे भी करनी पड़े, ऐसा हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर मेरा ख्याल है नेतन्याहू के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो मामला करना है खत्म करो। वो कि मुसलमानों के या पैलेस्टीनियंस के बहुत बड़े हामी नहीं है, इसलिए ये तवक्को करना कि वो 2 स्टेट पॉलिसी को लेके चलेंगे जिस तरीके से डेमोक्रेट्स इन्वेस्टेड हैं, मेरे ख्याल में वो भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अमेरिका का ताल्लुक सिर्फ अमेरिकन ड्रीम से नहीं है, दुनिया का भी एक इन्हिसार होता है अमेरिका की पॉलिसियों के ऊपर। और जब आप उन चीजों को देखते हैं तो एक अननोन, ये एक ऐसा पैकेज है जो कि हम पहले एक हल्का सा जिसका एक अंसर देख चुके, इस मर्तबे क्या रंग लेके आएगा वो देखना बाकी है। बाकी देखिए, बहुत सारी और चीजें बातें की जा रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी और ये वो चीजें, लेकिन या अमेरिका के अंदर क्या हुआ, अगर आगे जाकर उस पर बात करना चाहेंगे तो हम बात कर लेंगे। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मेरे ख्याल में एक ओवरव्यू मैं इस हद तक ही रोकता हूं इस वक्त, और बाकी साथियों की बात सुनने के लिए उनकी तरफ करते हैं। फैज रहमान, शख्सियत तो वही रहेगी जो शहजाद साहब ने बात की। एक बड़ी जमहूरियत ने अपना मुस्तकबिल एक पॉपुलिस्ट लीडर के हवाले कर दिया है। क्या जो वादे उन्होंने किए दाखिली मसाइल खास तौर पर सामने रखते हुए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इमिग्रेंट्स के जो मसाइल हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, मईशत है, ड्रग्स कंट्रोल है, कितने काबिल अमल हैं जो उन्होंने कहकर ये वोट लिया है? बहुत ही एक फिनोमिनल है एक, और उसी लिहाज से इनको फिनोमिनल शख्सियत भी कहा जा सकता है। अभी देखिए, ही इज़ द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट पर्सन एवर टू विन द वाइट हाउस, और स्पेशली वो भी इन हालात में कि जब उनको पर बाकायदा इस वक्त वो एक ही इज़ ए फैलन, ही इज़ ए कन्विक्ट, उनको 34 उन पर जो सीरियस चार्जेस थे वो उनको लगाए गए थे और वो कन्विक्ट हैं इस वक्त। और 26 इसी महीने की 26 तारीख को सज़ा होनी थी। अगर वो हार जाते तो वाइट हाउस नहीं जाते बल्कि जेल जाते। अब लेकिन जाहिर है बिल्कुल अब तो हर चीज़ पलट गई है, और उनको न सिर्फ ये कि एक प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी हासिल हो गई बल्कि वो इख्तियारात हासिल हो गए हैं जिसकी बुनियाद पर वो तमाम केसेस, इस वक्त मेरा ख्याल है सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो उनके और उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनके बिजनेस के अगेंस्ट चल रहे हैं, तहकीकात हो रही हैं। तो अब सब कुछ रुक जाएगा और एक ज़ाहिर है अमेरिका एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है। देखिए, उनकी शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया अपनी उसी शख्सियत की वजह से, और उसी जो उनका ढब है शख्सियत का, उसी की वजह से आज उनको दोबारा कामयाबी हासिल हुई है। अब ये कहना कि वो किस हद तक जाकर वही काम करेंगे जो पहली टर्म में उन्होंने किया था, या उन्होंने जो वादे किए हैं वही करेंगे, मुझे नहीं लगता कि पहली दफ़ा भी देखिए वो जो करना चाहते थे वो कर नहीं सके। ये अलग बात है कि उनका दौर काफ़ी एक टर्मोइल का दौर था, उनको 2 दफ़ा इम्पीच किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ये हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं जिनको अपनी पहली टर्म में जब वो थे 2016 से 20 तक, तो उनको 2 दफ़ा अमेरिका यानी कांग्रेस में 2 दफ़ा इम्पीच किया गया, कॉन्विक्ट हैं। अच्छा, इसके अलावा यानी कातिलाना हमले हुए और कई, तो ये जो तमाम हालत है अगर आप गौर करें तो एक अजीब व गरीब शख्सियत उभर के सामने आई है। लेकिन देखिए आयशा, एक बात तय है कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वो जुमला इस वक्त मुसलसल गूंज रहा था, कल भी और आज भी मेरे जहन में, कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। आज उन्होंने इसी अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से के ज़रिए गुजर कर आज वो अपना इंतकाम लिया है, जो उनके साथ सही और गलत में की बहस में पड़े बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो फातेह बन के उभरे हैं। और ये अमेरिका की जीत इसलिए भी है कि वो जो कहा जा रहा था कि डीप स्टेट, खुद यही कहते थे कि डीप स्टेट के खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट से खिलाफ है। आज एक दफ़ा फिर 1787 से लेके आज दोबारा यहाँ इस मुल्क में
पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होने जा रहा है। और आप ज़ाहिर है कि हर इलेक्शन के, हर इंतखाब के एक कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो इनको वही कॉन्सिक्वेंसेस उनको मिलेंगे। लेकिन देखिए, एक बात आयशा याद रखने की बात है कि, और हम सबको जो जमहूरी जहन रखते हैं, चाहे और पाकिस्तान में इस चीज़ की खुसूस ज़रूरत है कि उन इतनी अजीम अक्सरियत की विजडम को और उनकी जो पॉलिटिकल सेंस है, आप उनको कोई क्वेश्चन करने का हक नहीं रखते। उन्होंने ये इंतखाब जीता है और एक फैसला कुन अक्सरियत से जीता है। इस न सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हासिल किए हैं ज़्यादा, बल्कि पॉपुलर वोट्स में भी वो कामला हारिस से आगे हैं। और इसमें ये कहना कि इसको उन्होंने एक अपने गलत नारों की नहीं, आप ये इतनी अजीम है जिसमें देखें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, नौजवान बच्चियां शामिल हैं जो अभी वोट देने के लिए, तो उन्होंने कुछ ज़ाहिर सोच समझ कर अपने मामलात को देखकर ही वोट दिया होगा। अमेरिका की डायरेक्शन चेंज होगी और मैं समझता हूँ कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि अक्सरियत का यही एक जहन बना हुआ था कि जो अमेरिका की इस वक्त सिमत है, वो जो भी मामला जा रहे हैं वो गलत सिमत में जा रहे हैं और उस सिमत को बदलना ज़रूरी है। और आज आपने देखा कि अमेरिकन कौम ने वो फैसला दे दिया है और इसके ज़ाहिर है नताइज निकलेंगे। तो नताइज अभी देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, फैज़ रहमान साहब साथ ही रहेगा हमारे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, यानी कि जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है। इफ्तिखार साहब, सोच समझ के लोगों ने वोट दिया है। हमने ट्रंप की शख्सियत के ऊपर बात कर ली, मुतनाज़े मुकदमात, पिछली बार वो 2 बार इम्पीचमेंट तक उनका मामला गया, कातिलाना हमले रहे। क्या वो जो वादे करके आए हैं और जिसकी अभी फैसला बात करें कि डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे, क्या वो सब कुछ हो पाएगा? मगर एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं, ये साथ रखिएगा याद। वादे जो करके आए हैं वो तो उनके वोटर्स को अच्छे लगे हैं तो इसलिए उन्होंने वोट दिया ना, तो उनके खिलाफ भी तो वोट पड़ा ना, ऐसी बात तो नहीं है। 7 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने लिया और 6 करोड़ 66 लाख वोट कामला ने लिया। और ये जो 47.5 वर्सेस 51% है, क्या 47.5% जो वोटर है, क्या हम उसको भूल जाएंगे? और उसमें कौन कौन शामिल है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये जो हम बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि ये ख़वातीन उन पे और नौजवान लोग वोट पागलों के दिन है, तो उधर भी तो हुआ। असल में वहाँ का जो निज़ाम है, वहाँ पे जो रियासत में वोट पड़ने का जो निज़ाम है वो बड़ा मानेखेज है। बस एक रियासत में फ़र्ज़ करें आप हार जाते हैं तो वो अगर वहाँ की 22 सीट वोट हैं तो 22 के 22 ही आप हार जाते हैं। बिल्कुल ऐसा, एक नहीं हारते। तो एक तो हमें उस निज़ाम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बाकी मुझे इस बात पे अब यकीन हो रहा है कि शायद जंगों वाले मामले में उनका रवैया बदल जाए। अगर वो बदलता है तो उसका मुझे फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पे ये जो बात की जा रही है यूक्रेन के हवाले से और रूस के हवाले से, गज़ा में जो जुल्म हुआ आज भी उस पर ख़ामोशी है। आज भी मैंने कुछ चीज़ सुनी नहीं उसके बारे में। मेरा इंटरेस्ट ये है। बाकी जो इमिग्रेंट्स हैं आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो उनकी कोशिश है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और उनका जो रवैया दूसरी नस्लों के साथ है एक ख़ास इलाके में, वो बड़ा अहम है। और बाइबल जो बेल्ट है वहाँ पे उसका जो वोट उनको मिलना है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है चीज़। मैं नहीं समझता जी बिब्लिकल बेल्ट है जो जिसको हम बाइबल बेल्ट बोलते हैं। मैं नहीं समझता कोई बहुत फंडामेंटल चेंजेस आएंगी। लेकिन एक है, हमें एक नुकसान हुआ हमारे उन दोस्तों को जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, क्योंकि उन सब के सब लोगों ने जिन्होंने ट्रंप के ख़िलाफ़ ट्वीट किए थे, सारे के सारे ट्वीट उड़ा दिए, डिलीट कर दिए हैं। ये बात एक काबिल तवज्जो है। और बैरिस्टर सैफ ने कह दिया है कि ट्रंप आ गया है, इमरान खान के लिए अब हम बात करेंगे, और इमरान खान बाहर आ गया। तो अब अमेरिका का जो इलेक्शन है मुझ पर क्या असर डाल रहा है? वो डाल रहा है कि इस डिबेट पर एक और पॉजिटिव स्टेप उनको मिल जाएगा, नारे मारने के, देखो वो जीत गया, हम आ रहे हैं। चलें जी। ज़ैगम साहब, अमरीकी वोटर्स ने दूसरी बार, एक पुरानी 16 की बात करो, अब दूसरी बार एक पढ़ी लिखी बाशऊर खातून को सदारती उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप के सामने मुस्तरद किया है। यूरोप नहीं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जहाँ पर ख़वातीन आई हैं, हुक्मरान बनती रही हैं। अमेरिका की बात करें, 235 साल की जमहूरियत है। आपके ख्याल में ये क्या मखसूस तहजीबी और तारीख़ी अवामिल हैं
इस फैक्टर ने कितना रोल प्ले किया है कैमला को पीछे रखने में? देखिए, बहुत से कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर एक जमहूरी मुल्क में कोई लीडर इलेक्शन हारता है या इलेक्शन जीतता है। दुरुस्त। तहजीबी फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। मसलन अगर हम तहजीबी फैक्टर की बात करें तो उनके दो डिसएडवांटेजेस थे। आप इसको तहजीबी सकाफती डिसएडवांटेज कह सकते हैं। वो ब्लैक थी या आप उनको कलर्ड कह लें, और वो खातून थी। बज़ाहिर अभी तक अमेरिका खातून को कबूल करने को तैयार नहीं है। शायद वो ब्लैक को तो कबूल कर लेता, उसने पहले किया है, लेकिन हिलरी क्लिंटन के भी मामले पे हमने देखा कि अभी तक अमेरिका एक खातून को सदर बनाने को तैयार नहीं है। ये तो एक तहजीबी फैक्टर है, लेकिन जाहिर है बहुत से कम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं। शनाख्त का मामला बहुत वहाँ पे अहम है, मईशत के सवालात बहुत ही ज़्यादा अहम है, और इसी तरह बहुत से दीगर सवालात। फिर एक अहम बात कि ट्रंप एक पॉपुलिस्ट हैं जो माशरे को तकसीम कर रहे हैं, जो लोगों की एंग्जाइटीज़ पे खेल रहे हैं, जो उन्हें उम्मीद भी दे रहे हैं, जो उनको खौफ भी दे रहे हैं। और हमारा जो अहद है ये पोस्ट ट्रूथ अहद है। ये ऐसा अहद है जिसमें इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद, शायद ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने की वजह से, जिस पर कोई गेट कीपिंग नहीं है, उसकी वजह से जज्बात ज़्यादा अहम हो चुके हैं और इल्म तनकीद गैर अहम हो चुकी है। कैसी आयरनी है कि आप जो फ़ोन आपके हाथ में है उसमें इतना इल्म है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में भी नहीं है। इतनी किताबें हैं आप जो डाउनलोड कर सकती हैं जो बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में भी नहीं है, लेकिन फैसले आप कर रहे हैं जज्बात की बुनियाद पर। तो जो आपका सवाल है कि कैसे उन्होंने अमेरिकन ड्रीम बेचा और अमेरिकन ड्रीम की क्या हकीकत है, अब वो भी तो एक अहम हकीकत है। पता है कलामी की माज़रत, क्या ट्रंप ने जो ड्रीम बेचा है वो वाकई अमेरिकन ड्रीम है? पहले तो हम अमेरिकन ड्रीम ही को देख लेते हैं ना जी। बिल्कुल बेचा है अमेरिकन ड्रीम, लेकिन अमेरिकन ड्रीम की हकीकत क्या है? देखिए, हर मुआशरा कुछ लोरियां सुनाता है, हर मुआशरा कुछ ख्वाब देता है, और अमरीकी मुआशरा भी एक ख्वाब देता है जिसका तो नाम ही ख्वाब है, जिसको वो कहते ही अमेरिकन ड्रीम है। अमेरिकन ड्रीम का मतलब क्या है कि आपका कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी शनाख्त है, आप कितने भी गरीब खानदान से हैं, कहीं से भी निकल कर आए हैं, आप आसमान को छू सकते हैं। यह है अमेरिकन ड्रीम। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ये एक अफसाना है। इसलिए अफसाना है कि अब तो इतनी रिसर्च अवेलेबल है हमें, जो रिसर्च बताती है कि अमेरिका में दौलत नस्ल दर नस्ल चलती है। जहां पे जिप कोड इफेक्ट होता है कि आप जहां रहते हैं, अगर गरीब इलाके में रहते हैं तो आपके मुस्तकबिल का मुकद्दर का तयन उससे होगा। जहां जो टॉप लीडरशिप और बड़ी बड़ी दौलत के लोग जहां से निकलते हैं, जिन तालीमी इदारों से, आईवी लीग, वहां जाते भी दौलतमंद है। वहां पर भी गरीब को ना अच्छी तालीम मैसर है, ना अच्छी हाउसिंग मैसर है, ना अच्छी सेहत की फैसिलिटीज मैसर हैं। सेहत इतनी महंगी है कि लोग बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं कराते, एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में जाने से डरते हैं। 70% दौलत 10% लोगों के पास है, और जो नीचे वाले हैं उनके पास सिर्फ 10% चांस है ऊपर जाने का। लेकिन ट्रंप ने यह ख्वाब बेचा। उसने अपने आप को यह जाहिर किया कि मैं भी एक रैग्स टू रिचेस स्टोरी हूं, देखो मैं कहां से निकला और कहां तक पहुंचा हूं। भाई तो बिलियनर का बच्चा है और ज्यादा बड़ा बिलियनर बन गया। लेकिन लोग मानते हैं कि नहीं, वो एक सेल्फ मेड आदमी, उसने अपने आप को कलामी की माजरत, तो फिर तो कैमेला का बैकग्राउंड तो ज्यादा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है, वो क्यों ना लोगों ने खरीदा? इसका मतलब है ट्रंप के बेचने का अंदाज और टूल ज्यादा मौसर रहा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, क्योंकि देखिए कैमिला को लोग उसको वाबस्ता करते हैं अमेरिका के स्टेटस को के साथ, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तब्दीली के साथ नहीं करते। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी फिर भी एक ऐसी पार्टी है जिसकी पॉलिसियां प्रो पुअर हैं, क्योंकि देखें ये सिचुएशन जो तब्दील होगी, ये तो तभी तब्दील होगी ना जब दौलत तकसीम होगी, जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कि टैक्स ज्यादा हो और वो टैक्स लेकर दूसरी तरफ दिया जाए। तो उन सोशल पॉलिसियों का तो मुखालिफ है, ये मुखालिफ है ट्रंप।
ठीक है। और ट्रंप की जो पॉलिसी है उसकी वजह से तो तफरीक पहले भी बढ़ी है, आगे भी बढ़ेगी, लेकिन ख्वाबों का सौदागर है और ख्वाब बेचना दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, ख्वाबों के सौदागर ने ख्वाब अच्छे बेचे हमाद साहब, लेकिन तफरीक भी बढ़ेगी। थोड़ा बाहर निकलते हैं अमरीकी सरहदों से। 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के दावे किए हुए हैं ट्रंप साहब ने, और ऐसे और भी बहुत से मुहर्रिकात हैं। सिर्फ ये कह देना कि रुक जाएगी, आपके ख्याल में जो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जंगें रोकने की तरफ जाएंगे, कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे, क्या अमेरिका से बाहर जो उनके वादे हैं वो पूरे कर पाएंगे? इंटरनल की तो आपने बात कर ली मेरा ख्याल है। नहीं, आप जहाँ बात करना चाहें इंटरनल एक्सटर्नल का भी लगभग वही मामला होगा। मेरा ख्याल है इस सारे मामले को ऑन द होल देखना चाहिए। जैसे बात आपने शुरू की ना कि पॉपुलिस्ट ट्रंप फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए, ये आपका सवाल है जी। तो ये बात ठीक है कि बहुत सी और बातों के साथ, यानी एक बहादुर आदमी मुंतखब हो गया, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी मुंतखब हो गया, एक सफ़ेद फाम अमरीकी मुंतखब हो गया, एक मर्द मुंतखब हो गया। इस तरह हम बहुत सी तरह से इसको देख सकते हैं। तो ये जो पॉपुलिज्म का मामला है ये ठीक है, उनमें से एक ये भी चीज़ है, यानी जो हमारे रवायती तसव्वुरात थे अखलाकियात के या सच के या शाइस्तगी के, वो उन पर पूरा नहीं उतरते, उनका एक अपना मिजाज है। और पॉपुलिज्म सारी दुनिया में लगभग उन्हीं कदरों को उजागर कर रहा है जिसके कि एक नुमाइंदा, और अब तो मेरा ख्याल है सबसे बड़े नुमाइंदा ट्रंप साहब हैं। तो ये एक अपनी जगह पे हकीकत, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने उनको वोट दिया, और ख़ास तौर पर जो स्विंग वोट होता है, जैसे इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनके खिलाफ वोट डाल रही है। ख़ास तौर पर ये जो इमिग्रेंट्स के सेंटर समझे जाते हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, LA है, ये बड़ी बड़ी जगह, ये इनके खिलाफ वोट डालती हैं ट्रेडिशनली। अब भी उन्होंने डाला है, यहाँ पे कामिला जीती हैं। लेकिन बहुत से इलाके फिर ऐसे हैं जिनको आप मुख्तलिफ बेल्ट्स जो हैं वो वहाँ पर ट्रंप साहब को वोट पड़ा है। तो वो एक फ़िक्रा है बड़ा मशहूर जो क्लिंटन साहब के ज़माने में इस्तेमाल होता था उनकी कैंपेन में, इट्स इकॉनमी स्टूपिड। तो मेरा ख्याल है एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था वहाँ पर, जो कि वोटर को डायरेक्ट मुतासर कर रहा होता है। जब उसकी गैस $5 की हो जाती है, जब उसकी ग्रोसरी ही पैसे वो पूरे नहीं होते, जो कि हमने देखा भी है, जो वहाँ साहब रहते हैं वो हमारी तायीद करेंगे कि वो बिल्कुल उनके मामलात बदल गए हैं इन सालों के अंदर, और उसकी रिफ्लेक्शंस आपको नज़र भी आती हैं। ये जो सर्वेज़ वगैरह होते हैं, इसमें आपकी बाइडन की प्रेसिडेंसी सपोर्ट जो थी वो 62% मेरा ख्याल है उनके ख़िलाफ़ लोगों ने वोट किया, मतलब उस सर्वे में। इसी तरह ये जो इशारा कर रहे थे दोस्त के 72% लोग समझते हैं कि हम अमेरिकन ड्रीम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ये बाइडन गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इस दौरान। तो सब यानी उनका सवाल तो ये था कि अमेरिका सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका जवाब था 72% का कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, जिसका माना यह है कि हम अमेरिकन ड्रीम से दूर होते जा रहे हैं। अब इसमें कामिला हैरिस की जो हम डिफीट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कामिला को नुकसान उस बाइडन पॉलिसी का हुआ और ट्रंप को फायदा, क्या वो अमेरिकन ड्रीम के करीब जा रहे हैं? इनकम्बेंसी का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ना। देखिए कि उनके दौर में वो कहते हैं हमने GDP देखें बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ भी वो कोई इशारा करते हैं, स्टॉक्स की तरफ करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो इन्फ्लेशन है ये तो आपको बराह रास्त मुतासर करती है। आप कारें, इंटरेस्ट रेट की वजह से आप गाड़ियाँ लेने में दुश्वारी हो रही है, वहाँ घर लेने में दुश्वारी हो रही है, फिर पोस्ट कोविड भी इफेक्ट आ रहा था वहाँ पर। इस तरह ये बहुत से फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी दुश्वार हुई है, और वो समझता है कि ये अमेरिकन ड्रीम तो नहीं था। अमेरिकन ड्रीम से वो समझते हैं हम दूर जा रहे हैं। फिर जो बाहर के मामला आप इशारा कर रही हैं ना, गजा की वॉर का जो पॉलिसी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की थी उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये दूसरी तरफ और बाकी जो मामला इंटरनेशनली, यूक्रेन की वॉर, इवन वो लोग कहते हैं जी हमारी वॉर नहीं है, आप इतना पैसा कहाँ खर्च रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास पिस गई है, 2-2 नौकरियां कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। तो ये सारी बातें हैं। और कामिला के हवाले से सिर्फ एक बात कह दूं, वो कोई कैंडिडेट नहीं थी, तो एक मेकशिफ्ट कैंडिडेट थी, उनके पास कैंडिडेट था ही नहीं, वो कहीं से आई, और फिर जो हमने उनके फैक्टर्स गिनवाए हैं उनके खिलाफ जाते थे। तो इस तरह एक पूरी फौज इकट्ठी हो गई। वक्त था, मगर उन्होंने करीबन 100 दिन या 3-3.5 माह में एक अच्छी फाइट दी जरूर है डोनाल्ड ट्रंप को। चलिए आखिरी दिन तक ठीक हो गया जी। एक ब्रेक ले, हम वापस आएंगे तो बात करेंगे ट्रंप की जीत तो अमेरिका में भी कुछ ख्वाब यहाँ बेचने की कोशिश की जा रही है, क्या खुशफहमी है या वाकई इसके अंदर कुछ है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के लिए AAA की हिमायत होना ज़रूरी है। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका बदलते हालात ने AAA में तब्दीली कर दी, और अब कोई भी गैर जानिबदार शख्स ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने और इक़्तिदार में आने के लिए अमरीकी आशीर्वाद लाजमी अंसर है। अमरीका का पाकिस्तान की दाखिली सियासत में सर्द जंग दौर के तकाज़ों के बायस एक असर रहा
जबकि सर्द जंग के बाद के ज़माने में भी पाकिस्तान की अहमियत अफगान जंगों में अमरीकी किरदार से मशरूत रही। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन अपनी किताब माई लाइफ में लिखते हैं कि जब मुशर्रफ दौर में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया तो अलकायदा के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत हासिल करने के साथ ये मकसद भी था कि जनरल मुशर्रफ को रोका जाए कि वो नवाज शरीफ को एग्जीक्यूट ना करें। इसी तरह 2007 में हुए एनआरओ में अमरीकी किरदार का हवाला हमें उस वक्त की सेक्रेटरी स्टेट कोंडोलीजा राइस की किताब नो ऑनर हायर में मिल जाता है। अमरीकी किरदार की ये मिसालें मखसूस हालात का तकाजा थीं। अब अमेरिका में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और जीत के बाद पीटीआई के कई हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि ट्रंप के सदर बनने से बानी पीटीआई की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। इस हवाले से जुलाई 2019 में साबिक वजीर आजम और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का हवाला भी दिया जाता है। यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि ये फेस टू फेस मुलाकात उस वक्त के अफगानिस्तान की सूरत हाल के मारूज में की गई थी, जबकि इससे 1 साल पहले यानी 2018 में अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की $300 मिलियन की इमदाद भी कट की और पाकिस्तान के बारे में तल्ख ज़बान भी इस्तेमाल की थी। ऐसे में सवाल यही है कि आज के मारूजी हालात में क्या अमेरिका पाकिस्तान के दाखिली मामलात में इस हद तक दखल देगा कि जिससे बानी पीटीआई को बराह रास्त या किसी किस्म का रिलीफ मिल सके? क्या पीटीआई के ये खुश फहम हल्के एक बार फिर पूरे मारूजी हालात को नज़रअंदाज करके अपने हामियों को फिर से ऐसा ख्वाब बेच रहे हैं जिसके हकीकी होने का बज़ाहिर कोई इम्कान ना हो? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, ट्रंप जीते अमेरिका में खुशी की लहर पीटीआई हलकों में, पाक अमेरिका ताल्लुकात का मखसूस मारूज, क्या पीटीआई अपने हामियों को एक और ख्वाब बेचने की कोशिश कर रही है? ज़ैगम साहब, ख्वाबों की बात हो रही है तो कुछ जीत तो वहाँ हुई, हमने अमेरिकन ड्रीम की बात की, कुछ ख्वाब उन ख्वाबों की बुनियाद पर यहाँ बेचे जा रहे हैं। कुछ है इसके अंदर, क्या कोई दम है? थोड़ा सा तो दम है। देखिए, पीटीआई की जो उम्मीद है उसका दम किस बात में, उसको लिंक करें अगर हम एक रियलिटी से, उन ख्वाबों से हट के, तो जो मौजूदा डेमोक्रेटिक सेटअप है जो अभी खत्म होने वाला है, डेमोक्रेटिक पार्टी का सेटअप, और ट्रंप उसके बाद आ जाएंगे, रिपब्लिकन आ जाएंगे, वो इस वक्त की हुकूमत से, मौजूदा पाकिस्तानी सेटअप से बहुत कंफर्टेबल हो चुका है। आईएमएफ के मामले पर उन्होंने हमारी मदद की, रिवाइवल में, मईशत के संभालने में उन्होंने मदद की। फिर आप ये देखिए कि इलेक्शन के मामले पर उन्होंने बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठाई। बांग्लादेश के पर उन्होंने तनकीद की, पाकिस्तान पर नहीं की। इंसानी हकूक पर उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। तो पीटीआई ये समझती है कि अगर अमेरिका में स्टेटस को चलता है, जो जाहिर अब नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो उनकी को कोई हमदर्दी अमेरिका से नहीं मिलेगी। अमेरिका मुकम्मल सपोर्ट करेगा मौजूदा हुकूमत की। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं तो फिर एक पॉलिसी शिफ्ट का अमकान पैदा हो जाता है। और उस अमकान के पीछे एक बात यह है कि ट्रंप इतने अनरिलायबल हैं, इतने अनप्रडिक्टेबल हैं कि आप उनसे कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। लेकिन मसाइल इससे ज्यादा कह रहे हैं। देखिए, मौजूदा जो अमेरिकी हुकूमत है जो जा रही है, उसके कुछ रीजंस थे इमरान खान से, पीटीआई से अपसेट होने के, जिसकी बुनियाद पर वो समझने लगी कि इनके अंदर एक स्ट्रीक है एंटी अमेरिकनिज्म की। आपको वो गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाली तो स्टेटमेंट याद, एब्सोल्युटली नॉट भी याद है, कि एक सुपर पावर जो है वो रीजन से जा रही है, अफगानिस्तान से निकल रही है, मोमेंट ऑफ ह्यूमिलिएशन है, आप उसमें उस तमाम कजिए में शामिल हैं और आप ऐसी छेड़खानी कर रहे हैं एक सुपर पावर के साथ। फिर उसके बाद ये नैरेटिव कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को गिराया, अमेरिका ने साजिश की और पाकिस्तान में हुकूमत उनकी गिराई गई, जिसको अमेरिका समझता है कि एक नामुनासिब इल्जाम है। तो ये हुआ उनके झगड़े की वजह। ठीक हो गया। फिर आपको ये भी पता है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप जो है थोड़ा सा रवैया मुख्तलिफ था। उन्होंने व्हाइट हाउस में भी उनको इनवाइट किया। अब बात ये है कि क्या ट्रंप का रवैया मुख्तलिफ होगा? ट्रंप को इंसानी हकूक में तो कोई दिलचस्पी नहीं है, डेमोक्रेसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। में क्या हमारी जरूरत है? ये मारूज जरूरत। अगर उन्हें लगा कि इस मसले को उठा के कोई फायदा उठा सकते हैं तो फिर लिवरेज के लिए शायद वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन दूसरा चांस भी मौजूद है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के और भी ज्यादा करीब हो जाए। उनकी कुछ ऐसी पॉलिसियां भी हैं कि जो चीन के दोस्त हैं
उन पे वो एक चार्म ऑफेंसिव भी कर रहे हैं, उनको करीब लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे रूस के साथ उन्होंने किया। इवन नॉर्थ कोरिया तक वो जा पहुंचे, बिल्कुल तो उसका चांस भी मौजूद है कि बिल्कुल मामला और मुख्तलिफ हो जाए और वो ज्यादा करीब हो जाए इस गवर्नमेंट। ठीक हो गया, यही बात जान लेते हैं फैज रहमान साहब आपसे। ये पॉलिसी शिफ्ट के इम्कान की बात की जैगम साहब ने, क्या ट्रंप ने, अभी मैं ऊपर ही पूछ रही थी, हकीकी अमेरिकन ड्रीम बेचा है या सिर्फ बेच दिया जो उनके पास था, लेकिन उसकी बुनियाद पर यहां पीटीआई के हलकों में भी बहुत कुछ बेचा जा रहा है। आपको लगता है कि इस वक्त के हालात में क्या वो प्रायोरिटी होगी वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट की? देखिए आयशा, वादियों को भी यहाँ इस किस्म के जो काम होंगे, खुसूसन फॉरेन पॉलिसी जिसमें इन्वॉल्व है, वहाँ एक पूरा प्रोसेस है और कुछ लोग उसमें एक लोअर लेवल पर इन्वॉल्व होते हैं। मैं नहीं समझता है कि इस वक्त जो है प्रेसिडेंशियल जो है लेवल पे इन मामलात को तवज्जो दी जाएगी, और वो भी फौरी तौर पर। ये मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि वहाँ, और जो पाकिस्तान को अगर आप इस वक्त देखें रेलेवेंस के लिहाज से, तो इस वक्त पाकिस्तान का उस फहरिस्त में कोई जिक्र है ही नहीं, जो प्रायोरिटीज की लिस्ट बनी हुई है और जो उनके पास जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी में जिन्होंने इनको मदद की है, रिपब्लिकन पार्टी की मदद की है, डोनेशंस दिए हैं, वोटर्स को मोबिलाइज किया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉबिंग की है और अच्छी काबिल तारीफ मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एक्टिवेट किया है और एनर्जाइज किया है, मोबिलाइज किया है थ्रू आउट द कंट्री। अब क्या ये सदर साहब जब आने वाले हैं, तो क्या ये जो उनकी जो अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, क्या वो यहाँ कार फरमा होगी कि वो एक दिन अचानक उनको बशारत होगी या कहीं से कोई जादू वगैरह उन पर चलेगा और वो सुबह उठेंगे और फौरन कॉल करवा देंगे? खुद तो शायद कॉल नहीं करेंगे, लेकिन किसी से कॉल करवा देंगे। मगर वो एक्सपर्ट बहुत एक्टिव होते हैं, अगर वो एक ट्वीट डाल दें तो कोई ना कोई भूंचाल तो आएगा कहीं। बिल्कुल आएगा। देखिए जाहिर है ऐसा, और देखिए ये प्रेसिडेंट कोई मामूली प्रेसिडेंट नहीं आ रही है। आप ये देखें कि इस वक्त ही इज गोना बी अ किंग बेसिकली। पूरा हाउस, यानी जो सेनेट में इनकी अच्छी खासी अक्सरियत इनको हासिल हो गई है, जो लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इनको बहुत अच्छी अक्सरियत हासिल हो गई है, और इसके अलावा और जो दूसरे आसपास के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मीडिया वगैरह, फिर उसमें जो जिस तरह से इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को शिकस्त दी है और जिसमें इलॉन मस्क का बहुत बड़ा दखल है, तो इवन जो साइड का जो अल्टरनेटिव मीडिया जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, वो इनके साथ है। एक वोटर्स की अजीम अक्सरियत इनके साथ है। तो इनको अपने, अब तो जो तब्दीलियां आने वाली हैं वो बड़ी हैरान कुन होंगी अमेरिका में, इसलिए कि अब तो ये अपनी मर्जी से जिस डिपार्टमेंट को चाहे ख़त्म कर सकते हैं, जिसको चाहे नॉमिनेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो असर होगा, और जो मैं समझता हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए, जो यहाँ पर जो नॉन वाइट कम्युनिटीज़ हैं, हम जैसे लोग, उनके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से आप को कोई दाद रस्सी की तवक्को इसलिए नहीं होगी कि अब अगर वहां वैकेंसी निकलती हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूरे का पूरा रिपब्लिकन होने वाला है। अगर जो लोग रिटायर अगर इसी में हो गए, तो ये इनको इस बात का पूरा इख्तियार होगा कि ही कैन पैक द सुप्रीम कोर्ट विद रिपब्लिकन जजेस। पूरी जो मशीनरी है, तो इसमें जो भी होगा वो प्रोसेस के तहत होगा, लेकिन उनकी शख्सियत की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कुछ हैरान कुन भी कर सकती है। शहजाद साहब, सर जंग का दौर का एक तासुर रहा कि रिपब्लिकन्स प्रो पाकिस्तान थे, डेमोक्रेट्स प्रो इंडियंस थे, लेकिन अब भारत अमेरिका एलाई हैं, पाकिस्तान मखसूस हालात की नज़र हो चुका है। क्या इन हालात में, जो हमारे हालात हैं, जो खित्ते के हालात हैं, या जो हमारी ज़रूरत हो सकती है, अमरीकी दखलंदाजी की गुंजाइश बनती है यहाँ पर? अच्छा, एक छोटी सी बात उससे पहले, हम ऐसा दिखा रहे हैं शायद अपने व्यूअर्स को कि जैसे कि ट्रंप एक ऐसी अजीम शख्सियत के रूप में वापस आएंगे कि वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो कि उनकी शख्सियत के पहलू में या उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके का बहुत बड़ा इजहार, मिसस्टेप्स होंगे और मिसस्टेप्स के ऊपर ये गलत, तो सबसे बड़ा इम्तिहान की एडमिनिस्ट्रेशन का ये होगा कि ट्रंप की जो जाती मिसस्टेप्स हैं, मिसस्टेटमेंट्स हैं, उनसे उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो जहां तक आ गई आपकी बात कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की जो नौयत है, देखिए पीटीआई के ऊपर तो बहुत ज्यादा बात होगी। पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात की बुनियाद है, देखिए ना ट्रंप और ना अमेरिका, आप दोनों को हल्का मत लीजिए। वो सस्ते बिकते भी नहीं है, लेकिन सस्ते खरीद लेते हैं। अच्छा। ये याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, यही इमरान खान साहब जब वहां के पास गए, जब गए इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वापस आया जैसे कि 92 का वर्ल्ड कप दोबारा जीत लिया हो, एक स्टेटमेंट। और उसके 2 माह बाद या 4 माह बाद मेरे ख्याल में
ट्रंप साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसमें पाकिस्तान को मुतनब्बे कर दिया कि हम आपको सीधा कर देंगे अगर आप अपने रवैये को, जो भी मामला था उस वक्त मुझे मामला याद नहीं है। तीसरी बात, एक और याद रखने वाली बात है, जब अमेरिका के इंटरेस्ट इस खत्ते में होंगे जिस तरीके से अगर आ सकते हैं, अब इस वक्त नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान से कोई इतना बड़ा, हाँ चीन के मामले में वो कुछ थोड़ा बहुत हमें दबाते रहेंगे, फिर हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टी को जरूर एक्सप्लॉइट करेंगे, लेवरेज करेंगे इन दो चीजों को चीन को रोकने के लिए। लेकिन कोई क्या कि वो काइनेटिकली या खुद अपने तौर पे कुछ यहाँ पे आके हमारी मदद चाहें, अगर जब जरूरत पड़ती है इस तरह की, तो क्या हुआ, वो फिर ज़ियाउल हक को भी ले आए थे रजीम चेंज करके और मुशर्रफ को भी ले आए थे रजीम चेंज करके। तो ये कोई बैद नहीं है कि उनके तल्लुकात दुनियावी लेवल के ऊपर जब वो उनके इंटरेस्ट आते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को मैनिपुलेट और मनूवर करते हैं, उसमें ट्रंप से ज्यादा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा। तो मेरा ख्याल है कि अपने मिसस्टेप्स भी हैं उसके, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल आगे पाकिस्तान के लिए इतने सस्ते बिछ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हमाद साहब, क्या पीटीआई के रहनुमा जानते बूझते तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या गलत तवक्कुआत लगा के बैठे या सादगी कहा जाए, जबकि बानी पीटीआई की बहन की जानिब तो खास तौर पर इस तासुर की या इस बात की तरदीद की गई कि वो कौन होते हैं हमारे मामले में, हम कोई गुलाम है। हाँ, लेकिन अलीमा बाजी मेरे ख्याल तनहा है इस मामले में। अच्छा। बाकी सारी पार्टी जो है पाकिस्तान में भी और अमेरिका जैसे दोस्त बता भी रहे हैं, वहाँ पर भी यही मामला है कि वो सब सपोर्ट कर रहे थे ट्रंप को, और उसके पीछे यही बात थी, बल्कि पीछे क्या वो कह रहे थे, बज़बान हाल भी कह रहे थे और ज़बान से भी कह रहे थे, खतूत लिख रहे थे कि हम उस सूरत में रिपब्लिकन उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, ये इमरान खान के लिए ये फ़ायदे का बायस होगा। अच्छा, इमरान खान साहब ट्रंप से उनका एक ताल्लुक़ तो है ना, उससे ज़रा एक उम्मीद पैदा होती है, क्योंकि जब वो मिले थे तो दोनों लीडर्स के मिजाज कुछ ऐसे हैं कि वो लगता था जैसे बहुत आज जेल में मुलाकात में भी उन्होंने पूछा है कि क्या बना इंतखाबात का। अच्छा, तो वो जैसे बड़ी मोहब्बत से वो मिले और फिर उसके बाद वो घर का उनको दौरा, वाइट हाउस के पीछे जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका भी दौरा कर रहे हैं, उनकी बेगम साहिबा उनको किचन दिखा रही हैं, बल्कि उनकी बेगम साहिबा ने एक सेल्फी भी उतारी थी उनके साथ। मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं कि जैसे पर्सनल लेवल पर एक ताल्लुक़ सा बन रहा है, जबकि दूसरी तरफ बाइडन कॉल नहीं उठा रहे थे। तो इस नज़र से वो देखते हैं कि शायद ये मामलात ऐसे होंगे, लेकिन जैसे दोस्तों ने कहा है कि ये असल बात यह है, हमारे जहन में यूँ डाल दिया जाता है जैसे अफराद अहम है, अफराद अहम नहीं होते, कौमी मफादात अहम होते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो समंदरों से गहरी दोस्तियाँ हैं और हमारा से ऊँची, ऐसा नहीं होता। ये सब एक नेशनल इंटरेस्ट की रोशनी में ये सारी पॉलिसीज़ बन रही होती हैं और फिर उसके लिए ये इस तरह की एक्सप्रेशंस भी ईजाद कर लिए जाते हैं दोस्तियों के लिए। सही। अमेरिका कितना हमारे दखील हो सकता है, ये भी तो एक सवाल है। अगर फ़र्ज़ किया कि ये ट्रंप साहब यूँ चाह भी रहे हों तो वो किस हद तक जा सकते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अब इस वक्त ऐसा लेवरेज उन्हें हासिल भी है कि वो कुछ अगर एक आधी कॉल कर भी दे तो उससे क्या असरात पड़ेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। कोई कोल्ड वॉर नहीं हो रही, कोई कम्युनिज्म को कंटेन नहीं करना, अफगानिस्तान वॉर्स नहीं हो रही, कुछ नहीं ऐसी बात हो रही, ना हमारी कोई एड्स का इस तरह का इन्फ्लो आ रहा है कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। जैसे दोनों ने कहा IMF से मुआहदा हो गया, कुछ और भी है, हमारी तिजारत भी कुछ हो रही है, लेकिन वो लेवरेज नहीं है जो पिछले ज़माने में हुआ करती थी उन्हें हासिल। और उन्होंने कुछ दफ़ा, हमारे पास हिस्टोरिकली ये सबूत भी है कि उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत इस सिलसिले में कुछ किया भी था। डायस्पोरा के हवाले से मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, पाकिस्तानी जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं हमारे, वहाँ पर वो रहते हैं, साल से रह रहे हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर दिलचस्पी और असिमिलेशन का ये आलम है कि उनके जिस तरह बाकी ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर इमिग्रेंट्स के, वो कहते हैं हमारे वीज़ाज़ में नरमी कर दी जाए, हमारे स्टूडेंट्स को वीज़े दिए जाएँ, हमारे साथ तजारत बढ़ाई जाए। हमारा डायस्पोरा कह रहा है कि हमारे लीडर को छोड़ दिया जाए। ज़रा मुख्तलिफ बात है। इफ्तिखार साहब, ये क्या पीटीआई अपने हामियों को एक और ख्वाब बेचने की कोशिश कर रही है, या जिस किस्म की हमने ऊपर शख्सियत पे बात कर ली, वो शख्सियत कोई भी जवाब दे सकती है वहाँ से? देखिए जी, वो शख्सियत तो बिल्कुल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर सकती है। जुल्फ़ी बुखारी ने तो आज मुझे यही बताया, अब मैं क्या करूँ। जुल्फ़ी बुखारी का बहुत रोल है वहाँ पे, और जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, जिस तरह अभी आपने पहले बताया कि उन्होंने तो कैंपेन में पागलों और दीवानों की तरह इसीलिए साथ दिया है कि उनसे वादा किया गया इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। और ये जो CPAC है, CPAC को ख़त्म करने के लिए, उसके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए एक ही आदमी है अमेरिका को अवेलेबल, और वो आदमी है इमरान खान। अब जब गैर मुल्की तल्लुकात की बात हो रही है और अमरीकी मफादात की बात हम कर रहे हैं, इस टेबल पे बैठे हुए, मैंने नहीं की, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने की, तो अमरीकी मफादात इस अमल में हैं कि CPAC नाकाम हो,
और सी पैक की नाकामी के लिए जो रोल अदा किया एक सियासी पार्टी ने 4 साल, वो भी तो तारीख का हिस्सा है। तो अगर अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है अपने मफादात के ताबे कि इस नुकसान को और गहरा किया जाए और एक ऐसा इंसान उनको मिल सकता है जो पॉपुलर है, उतना ही पॉपुलर जितना ट्रंप है, तो क्यों नहीं ये मुतालबा किया जा सकता है कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन हुई है, उस आदमी को आपने जेल में रखा हुआ है, उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। इंसानी हकूक़ पे तो खुद ट्रंप नहीं वहाँ पर बिलीव कर रहे थे, वहाँ भी तो यही आवाज़ें उठ रही होंगी, दुनिया में कई जगहों पर उठ रही हैं, यहाँ पे आके वो कर लेंगे। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल चांसेस हैं जो पीटीआई वाले ख्वाब देख रहे हैं, वो तो ख्वाब ही बिक रहा है ना। अभी आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले आपने मुझे इस टेबल पे बताया कि ख्वाब बिका उसका, ट्रंप का। तो अगर ट्रंप का ख्वाब बिक सकता है तो पीटीआई का ख्वाब क्यों नहीं बिक सकता? सी पैक को नाकाम करने की अगर कोशिश कुछ करता है तो सी पैक वो ये ख्वाब क्यों नहीं बिक सकता? ख्वाबों की दुनिया में रहते हो तो ख्वाब तो बिकेंगे। मगर अभी ऊपर बात की ना फैज रहमान साहब ने कि प्रोसेस है, एक पॉलिसी शिफ्ट को एक टाइम दरकार है। इधर आपने सोचा और उधर वो ख्वाब नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि इधर फोन आने वाला सुबह। ये मैंने नहीं कहा कि सुबह फोन आएगा, ये किसी ने भी नहीं कहा। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। चलिए फैज रहमान साहब कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को यहाँ पर आके। आपसे आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि मुस्तकबिल करीब में ये जो ताल्लुकात हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान प्रायोरिटीज के साथ किसी जगह पर होगा या और बहुत से मामला सेटल करने को मौजूद हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, कि ये एक कहीं बाद में लास्ट विश के तौर पर चीजें होंगी अगर खित्ते में जरूरत पड़ी कहीं अमेरिका को? देखिए आयशा, एक पाकिस्तान एक बहरहाल अहम मुल्क है, चाहे वो रेलेवेंट हो इस वक्त या ना हो, लेकिन एक 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, एटॉमिक पावर है, 25 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं और एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो पाकिस्तान इस जो अब हम एक नए ऑर्डर की बात कर रहे हैं ट्रंप की वजह से, उसमें एक हेल्पफुल एक पार्टनर के तौर पर आगे आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपको पाकिस्तान नज़र नहीं आता। फिर देखिए अभी जो है ना, अभी तो इनको 4 साल मिले हैं, इन तो आँख झपकते गुजर जाएंगे। अभी तो ये होता ही है कि जब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी, तो तकरीबन 70 लेवल नीचे तक जाकर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यानी क्लीन अप होता है। अब डेमोक्रेट्स को निकाला जाएगा, उसके बाद नए नए अपॉइंटमेंट्स होंगे, नए लोगों को देखा जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाके फिर जैसे कि आपने भी खुद फरमाया हमारे तमाम दोस्तों ने कि अमेरिका फ़र्स्ट का जो नारा है और जिसको यहाँ पर नौजवानों ने और औरतों ने खुसूसन बहुत ज़्यादा वोट्स दिए, तो वो इसी बात पर दिए हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनका फोकस हमारे अपने जो दाखिली मसाइल हैं और जो इस वक्त इकॉनमी का जो मामला है, जो महंगाई है, अब जो यंग जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो हरगिज़ घर खरीदने के काबिल है ही नहीं, यानी उनका जो कीमतें हैं यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में घरों की और जो उनकी आमदनी है उसके लिहाज से तो इम्पॉसिबल है कि जो हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स अपने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च करके वो डिग्री हासिल करते हैं लोन लेके, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जब मार्केट में आते हैं तो वो घर भी नहीं खरीद सकते अपने लिए, छोटे छोटे अपार्टमेंट से रहना पड़ता है उनको। तो यहाँ का वो फोकस लोगों ने अगर उनको वोट दिया है तो मैंडेट ये है अमेरिका फर्स्ट। तो बाकी जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ चलती रहेंगी, जैसे मामला चलते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस आप सिवाय जंगों के और दूसरी जो चीज़ें बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो जरूर ठीक हो गया। फैज रहमान साहब बहुत शुक्रिया, अपने पैनल का भी शुक्रिया अदा करेंगे। अमेरिका फर्स्ट पर अगर वोट डाला गया है तो ट्रंप से ये उम्मीद रखते हैं अमेरिकन सिटीजन के उनके जो दाखिली मामलात है वो प्रायोरिटी रहेगी। बेशक मेज पर बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन जंगे रोकना इसके बाद दूसरा अहम कदम रहेगा। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।